हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज आप लोग का 7th क्लास का इतिहास स्टार्ट करेंगे। बहुत दिन से बच्चों लोग का कहना था कि 7th का NCERT बिहार बोर्ड वाला पढ़ाइए सर। बहुत दिनों के बाद समय निकाल के आज आप लोग को दिया जा रहा है। यह NCERT बिहार बोर्ड वाला है। ये NCERT सभी के पास होना चाहिए। लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, हर एक एक क्वेश्चन इसका कराएंगे। समझ गए? देखिए, और इसमें टोटल 10 चैप्टर है। इसमें टोटल 10 चैप्टर है। और जो कि आज हम लोग पहला चैप्टर अध्याय स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और पूरा पूरा खत्म भी इसको करेंगे। शुरू से, जिसको बोलते हैं जीरो से हीरो तक स्टार्ट करेंगे। देखिए, चैप्टर का नाम लिख लीजिए, अध्याय 1। कब, कहां और कैसे। कब, कहां और कैसे चैप्टर लिख लीजिएगा। ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। लिख लिया आप लोग चैप्टर? लिखने के बाद देखिए, हर एक एक लाइन बाय लाइन आपका चैप्टर को पढ़ाया जाएगा, या नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। हर एक क्वेश्चन और किताब का लाइन बाय लाइन, कौन से लोग कब आए, कैसे आए, क्यों आए, क्या उद्देश्य से आए थे, भारत में इतने आक्रमणकारी जो आए क्यों आए थे, किस लिए आए थे, उसका क्या उद्देश्य था भारत आने का, उस सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, आपका किताब स्टार्ट होता है, देख लीजिए। तो देखिए, बिहार दिवस के अवसर पर सीखा और आयुष, सीखा और आयुष पटना के गांधी मैदान में आए। मैदान में मेले के विभिन्न खंडों में अलग अलग गतिविधियां चल रही थी। मेला था, आयुष और राखी आए थे मेला घूमने के लिए। मेला में तो तरह तरह के खेल होबे करते हैं, और मेला में वह घूम रहे थे, तरह तरह की गतिविधियां को देख रहे थे। घूमते घूमते वे लोग ऐसे पंडाल में पहुंचे जहां क्विज प्रतियोगिता हो रही थी। जहां क्या हो रही थी? क्विज प्रतियोगिता, यानी कि एग्जाम चल रहा था। क्विज प्रतियोगिता आप लोग समझते भी होंगे, जिसको बोलते हैं महारैथन, जिसको बोलते हैं लोग कि एग्जाम दीजिए, एक ही दिन के अंदर में आपका रिजल्ट दे दिया जाए। और उस क्विज प्रतियोगिता गांव शहर में होता है। हमारे गांव में, गांव कस्बे इस जगह होता है, यानी कोई ट्यूशन वाले कराते हैं या पूरे गांव मिलकर कराते हैं क्विज प्रतियोगिता। उसी प्रतियोगिता में लोग भाग लेते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने में साइकिल इनाम, पंखा इनाम, किताब इनाम, ये सब इनाम में दिया जाता है। तो हटाइए, प्रतियोगिता यानी क्विज प्रतियोगिता हो रही थी। यह प्रश्न था, पटना का प्राचीन नाम क्या था। यह प्रश्न था कि पटना का प्राचीन नाम। ये क्विज प्रतियोगिता में पूछा हुआ सवाल था कि पटना का प्राचीन नाम, पटना का प्राचीन नाम, पटना का प्राचीन नाम क्या है। आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा, पटना का प्राचीन नाम क्या है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम क्या है? हम इसका नाम बताते हैं। पहला है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पाटलीग्राम, पाटलीग्राम, और जो पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम क्या है?
पाटलिपुत्र। और यह कुसुमपुर जो है यह भी पटना का ही नाम है। और पाटलीग्राम जो है यह भी आपका पटना का नाम है। कुसुमपुर, कुसुमपुर, कुसुमपुर या बोलिए कुसुमपुर बोलिए, यह भी वही है। पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, और एक हो गया आपका पटना, जो कि आज आप लोग का चल रहा है। यह वर्तमान में पटना हम लोग यूज में ला रहे हैं, मगर प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। आप लोग लिखे पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। यानी क्विज प्रतियोगिता में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था। पटना मेला में क्या कहते, गांधी मैदान में मेला लगा हुआ था, उसी मेला में क्विज जो हो रही थी, क्विज प्रतियोगिता में यह क्वेश्चन पूछी हुई थी कि पाटलिपुत्र का क्या नाम है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। तो देखिए पटना का प्राचीन नाम क्या है? शिखा तेज से मंच की ओर बढ़ी और माइक अपने हाथ में लिया और जोर से बोली पाटलिपुत्र। जोर से क्या बोली? पाटलिपुत्र। और वहां के लोग जो उस मेले में बैठे हुए लोग जो देख रहे थे वो तालियों से गूंज उठा। वो जो मजमा था, ये मेले में जो लोग पहुंचे हुए थे, शिखा जो जाके बोली कि पाटलिपुत्र, लोगों ने तालियों से इसका स्वागत किया। तालियों की आवाज के साथ राखी को पुरस्कार मिला और राखी का छोटा भाई आयुष सोचने लगा कि कोई स्थान का नाम समय के साथ कहां, कब और कैसे परिवर्तित हो जाता है। राखी क्या, शिखा का जो भाई था, आयुष छोटा भाई, वह सोचने लगा कि कैसे नाम परिवर्तित हो जाता है, कब, कहां और कैसे इसका नाम। आज से प्राचीन काल में पटना का नाम क्या था? पाटलिपुत्र। उससे भी पहले क्या था? कुसुमपुर। उसके बाद पाटलीग्राम। अब अभी जो हम लोग वर्तमान में यूज कर रहे क्या है? पटना, जो कि बिहार की राजधानी भी है। बिहार की राजधानी कहां है? तो आप लोग को पता होगा कहां है? पटना। कहां है? पटना। बिहार की राजधानी कहां है? पटना। तो देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। कक्षा 6 में आप लोग ने पढ़ चुका होगा। जितना भी चीज है हम एक डिट्टो बोलते हैं ना, NCERT बताएंगे। आप लोग अपने घर में भी पढ़ सकते हैं। ये किताब देखकर किताब निकालिए और किताब को हम जो पढ़ा रहे हैं किताब को देखिए और लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने देंगे आपको। देखिएगा बच्चे को कम से कम 6th, 7th, 8th, 9th या 3 क्लास का NCERT जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप पार्ट 1 में जाते हैं, पार्ट 2 में जाते हैं, तो वही आपको फिर से लौट कर आना पड़ता है 6, 7, 8 को पढ़ने के लिए। अगर कहीं कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको लौट कर आना पड़ता है ये NCERT को पढ़ने के लिए। इसलिए हमारा कहना है कि अभी से ही बच्चे लोग 6, 7, 8, 9 का NCERT पढ़े। और जो कि हमारे यहाँ चलता है 6, 7, 8, 9, 10th, 12th तक की क्लास यानी बच्चे को पढ़ाया जाता है सिर्फ ओनली NCERT और कोई भी राइटर का नहीं। सिर्फ यही किताब NCERT देख लीजिए। 6 का हो, 7th का हो, 8th का हो, 9th का हो, 10th का हो, 12th का हो, 11th का हो, इस सभी का NCERT ही यहाँ पर बताया जाता है। आप लोग फेकुटोला गांव, काली प्रसाद, तिरुपति, भागलपुर जिला के अंदर हम लोग रहते हैं, आके देख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपने कक्षा 6 में पढ़ा होगा हर्षवर्धन का शासनकाल। अब बताइए हर्षवर्धन का शासनकाल, ये पार्ट 2 में दिया है। पार्ट 2 में अब तो सेमेस्टर बाय सेमेस्टर बढ़ गया, जो कि हम लोग के समय में पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 3 चलता था, तो ये पार्ट 2 में दिया गया हर्षवर्धन का शासनकाल पार्ट 2 में दिया गया। सोचिए और यहाँ 6, 7th में मिल रहा है हर्षवर्धन। सोच रहे हैं KGF में सुने होंगे हर्षवर्धन, KGF देखे होंगे आप लोग। हर्षवर्धन का शासनकाल पढ़ा था। अब हम इस कक्षा में हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद के समय को समझेंगे। हर्षवर्धन के शासनकाल से आगे के बारे में हम लोग 7th क्लास में समझेंगे। तो देखिए आप पढ़े होंगे कि हर्ष से पहले भारत और बाद में भारत में कौन कौन से परिवर्तन आए। हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद भारत में कौन कौन से परिवर्तन आए उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन से परिवर्तन आए। समय के साथ साथ हमारे समाज में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं।
ये परिवर्तन कभी शब्दों में, कभी अर्थ में, कभी स्थानों के नाम में, कभी भौतिक भौगोलिक सीमाओं एवं जीवन शैली के संदर्भ में होते रहते हैं। समय के साथ साथ व्यक्ति के खान पान, वेशभूषा, पहचान, रीति रिवाज आदि में परिवर्तन होते रहते हैं। आप अपने देश के किसी भी दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ के खान पान, पहचान और आदि में अंतर देखने को मिलेंगे। आप अपने को भी अनेक साथ कुछ दिनों तक रहने का मौका मिलेगा तो संभव है कि आपकी जीवन शैली में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाएगा। अगर आप अपने गांव को छोड़कर नानी के यहाँ कम से कम 2 महीना रहिएगा तो नानी के यहाँ का जो भी परिवर्तन है आपके अंदर में आ जाएगा। वहां का जो समाज है, उस समाज के अंदर का आपके अंदर में कुछ ना कुछ गुण आ जाएगा। हम लोग के गांव के लोग चले जाते हैं, कम से कम बच्चे लोग को लेकर माँ बाप चला जाता है, क्या करते हैं, दिल्ली, बम्बई, तो 2 दिन, 15 दिन, महीना दिन के आता है ना, दिल्ली वाला भाषा होता है, क्या रहे कि हो नहीं कि दिल्ली वाला भाषा बोलने लगता है, क्योंकि वह समाज में रहा है तो वह समाज में परिवर्तित हो गया। अगर कोई हमारे बिहार से बच्चा बंगाल जाता है तो बंगाली तो नहीं सीख पाता है, मगर दिल्ली जाता है तो दिल्ली वाले भाषा सीख ही लेता है। 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन के लिए, उसके बाद फिर आ जाता है कि हो क्या चल हो। समझ गए? तो आगे देखते हैं परिवर्तन। देखिए आगे की चर्चा में हम मोटे तौर पर 750 से 1750 यानी कि 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक आएंगे। अब जो यहाँ पर से हम लोग 7th क्लास में पढ़ेंगे 8वीं शताब्दी से 8वीं यानी कि 750 से 1750 तक का शासनकाल पढ़ेंगे। 750 से 1750 तक का शासनकाल हम लोग अब पढ़ेंगे इसमें। तो देखिए आगे की चर्चा में हम मोटे तौर पर 750 से 1750 ईस्वी यानी कि 18वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी के मध्य तक हम लोग पढ़ेंगे। तक लगभग 1000 वर्ष में होने वाले परिवर्तन को समझने का प्रयास करेंगे। लगभग हजारों वर्ष के बीच में जो परिवर्तन हुआ, जो हमारे समाज में परिवर्तन आया, वही समाज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम अपने देश के लिए हिंदुस्तान नाम का प्रयोग करते हैं। आज हम अपने देश को हिंदुस्तान कहते हैं। हम लोग भारत जो है, भारत को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदुस्तान कहते हैं। आज हम अपने देश के लिए हिंदुस्तान नाम का प्रयोग करते हैं। भारत और इंडिया पर्यायवाची के रूप में करते हैं। भारत और इंडिया को किसके रूप में करते हैं? पर्यायवाची के रूप में करते हैं। मिटा देते हैं इसको भी। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? दोनों लोग बोलना, तुम लोग भी सिर्फ बैठे मत रहना। तो देखिए हिंदुस्तान नाम का प्रयोग, हिंदुस्तान नाम का प्रयोग, हिंदुस्तान का पर्यायवाची, हिंदुस्तान का पर्यायवाची, हिंदुस्तान का पर्यायवाची, ठीक है? पर्यायवाची सीख, ठीक है? देखना सुनो, ठीक है? देखिएगा हिंदुस्तान नाम का प्रयोग, और गर्म लग रहा है यार, हिंदुस्तान नाम का प्रयोग भारत और इंडिया के पर्यायवाची के रूप में करते हैं। भारत और इंडिया के रूप में, भारत पर्यायवाची, भारत और इंडिया, भारत और इंडिया के रूप में हिंदुस्तान का पर्यायवाची भारत और इंडिया। सर जी आज से कम हजारों साल पहले हमारे भारत का क्या नाम था? हिंदुस्तान। क्या नाम था? हिंदुस्तान। क्या नाम था? हिंदुस्तान। क्या नाम था? हिंदुस्तान। सर जी हिंदुस्तान नाम हम लोग को किसने दिया? हिंदुस्तान नाम देखिएगा, भारत का नाम बता रहे हैं, याद कर लीजिएगा भारत पहले, उसके बाद हिंदुस्तान का नाम किसने दिया? आप लोग लिख लीजिए बिहार। क्या लिख लीजिए? बिहार। देखिए बी से वो से भारत है ना, भारतवर्ष।
भारत वर्ष। ह से हिंदुस्तान। आई से आर्यावर्त। आर्यावर्त, ठीक है। और रो से रेवाखंड। रेवा, ये हमारा भारत का नाम है। भारतवर्ष, हिंदुस्तान, आर्यावर्त और रेवा खंड। और ई आई से है ना, आई बोलिए या ई बोलिए, इसको बोलते हैं इंडिया। देखिए हमारा भारत का सिर्फ नाम बिहार में ही छिपा हुआ है। लोग कहता है बिहार गरीब राज्य है। अरे भाई, पूरा भारत बिहार में छिपल है, समझ गए। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, कौटिल्य सभी इसी बिहार से निकले हुए हैं। भगवान बुद्ध, महावीर, जितने बड़े बड़े लोग हैं सभी हमारे बिहार से ही निकले हैं। हमारा बिहार ने दिया है, हमारा बिहार को कभी मत कहना गरीब राज्य। सब चीज दिया है, भले आधा बिहार बाढ़ से मर जाए और भले आधा बिहार सुखाड़ से मर जाए, बंजर खेत में ही जो पलता है ना वही तो आगे चमकता है दोस्त। इंडिया, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, रेवाखंड, ये हमारा बिहार का नाम, बिहार से निकल गया। तो सर जी, हिंदुस्तान नाम की उत्पत्ति कहां से हुई? हिंदुस्तान ईरानियों ने दिया। हिंदुस्तान किसने कहा है? ईरानियों ने। किसने? ईरानियों ने। किसने? हिंदुस्तान नाम किसने दिया है? ईरानियों ने। किसने दिया है? ईरानियों ने। किसने? ईरानियों ने। तो देखिए ये फारसी शब्द है। ये कौन सा शब्द है? फारसी। हिंदुस्तान जो है फारसी शब्द है। कौन सा शब्द है? फारसी। फारसी में ई हो जाता है ही। ई क्या हो जाता है? ही। समझे? तो देखिए आज हम अपने देश के लिए हिंदुस्तान नाम का प्रयोग भारत और इंडिया के पर्यायवाची के रूप में करते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह नाम 13वीं शताब्दी तुर्क सत्ता की स्थापना, तुर्क की चर्चा विस्तृत रूप से इकाई 3 में की गई है, बाद में प्रचलित। देखिएगा तो देखिए तुर्क शासक, यहाँ पर आपको 7th में मिल रहा है। ये तुर्क शासक किसने दिया था? तुर्क शासक। किसने? 13वीं शताब्दी में। हिंदुस्तान नाम की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई थी? लिखिएगा, हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई थी? हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई थी? हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति, हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई थी? हिंदुस्तान शब्द की, हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति किस शताब्दी, किस शताब्दी में हुई थी? हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई थी? हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई थी? आंसर में लिखिएगा 13वीं शताब्दी। 13वीं ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया। हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई थी? 13वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में। हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा किया गया था? हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति, हिंदुस्तान शब्द किसने कहा था? लिखिएगा, हिंदुस्तान शब्द किसने
कहा था। तो देखिए आपके किताब में लिखा है तुर्क। किसने? तुर्की मुसलमान। कौन? तुर्क मुसलमान। ये तुर्क सिर्फ लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? तुर्क लिख दीजिए। और आगे चल के पढ़िएगा तो ईरानी, तुर्क ईरानी लिख दीजिए। तुर्क या ईरानी जो आपकी किताब में है तुर्क है, कहीं आपको ईरानी मिलेगा। एग्जाम कहीं देने जाइएगा तो वहां तुर्क ऑप्शन में नहीं रहता, ईरानी ऑप्शन में रहता है। क्या ऑप्शन में रहता है? ईरानी ऑप्शन में रहता है। किस क्या ऑप्शन में रहता है? ईरानी ऑप्शन में रहता है। ठीक, तुर्क ऑप्शन में नहीं रहता। आपकी किताब के थ्रू हम तुर्क भी दे दिए हैं और ईरानी भी दे दिए। तो देखिए आगे पढ़ते हैं। उस समय देखिएगा हमारे भारत का नक्शा देखिए 1030 ईस्वी का, 1030 ईस्वी का भारत दिखाई पड़ रहा है आप लोग को? दिखाई पड़ रहा है पूरा पूरा साफ साफ। और फिर यह देखिए औरंगजेब के अधीन जब मुगल बादशाह, देखिएगा मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में हमारा भारत, मुगल शासनकाल के समय मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल के समय यह मेरा भारत रहा। तो आगे पढ़ते हैं। उस समय हिंदुस्तान की भौगोलिक सीमा उन क्षेत्रों पर आधारित थी जो तुर्क सत्ता के अधीन थी। उस समय हिंदुस्तान की भौगोलिक सीमा उस क्षेत्र पर आधारित थी जो तुर्क सत्ता के अधीन थी। लगभग 3 शताब्दी तक मुगल वंश के संस्थापक बाबर, लिखिएगा मुगल वंश के संस्थापक कौन? क्वेश्चन लिख के चलिएगा। मुगल वंश के संस्थापक कौन? इंक लाना तो बाहर में है, इंक लाओ। लिखिएगा मुगल वंश के संस्थापक कौन? ये क्वेश्चन, मुगल वंश के संस्थापक कौन? आंसर में लिखिएगा बाबर। आंसर में लिखिएगा बाबर। आंसर में लिखिएगा बाबर। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। जो भी आपके किताब में दिया गया वो हर एक चीज आपको बताया जाएगा। इसमें कोई ऐसा चीज नहीं होगा जो कि आपके लिए छोड़ा जाएगा। सब चीज, जितना निचोड़ होगा सभी निचोड़ निकाला जाएगा। जिस तरीके से दूध से मक्खन निकाला जाता है वैसे ही किताब से क्वेश्चन निकाला जाएगा। तो क्या लिखे आप लोग? मुगल वंश के संस्थापक कौन थे ना? जब वहां देखो मार्कर है क्या? बंदों को धरा हुआ मार्कर। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, लिखिएगा बाबर। कौन? मुगल वंश के संस्थापक कौन? कौन थे? बाबर। तो देखिए इस किताब में आपका दिया गया है लगभग 3 शताब्दी मुगल बादशाह, मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। मुगल वंश के संस्थापक ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। यानी कि भारत को हिंदुस्तान शब्द किसने कहा? बाबर ने। मुगल बादशाह, मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने। भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? भारत को हिंदुस्तान
किसने कहा? तो इसमें लिखा है बाबर। किसने? आपके किताब में दिया गया बाबर। तो देखिए लगभग 3 शताब्दी बाद मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। वस्तुतः संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए यद्यपि इस क्षेत्र में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार 17वीं शताब्दी तक रहा। यानी कि मुगल का शासन काल 17वीं शताब्दी तक रहा। कब तक? 17वीं शताब्दी तक मुगल का शासन कब तक रहा? 3 शताब्दी में मुगल आए थे और 17वीं शताब्दी में गए। आपका किताब का कहना है, हम बता रहे हैं। बाबर भारत कब आए थे? 1526 ईस्वी। 1500 पानीपत की लड़ाई में, पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में बाबर आए थे। मगर आपके किताब में दे दिया, बता रहा है कि 3री शताब्दी में। देखिए भाई साहब, लगभग 3 शताब्दी बाद मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए यद्यपि इस क्षेत्र में मुगल सत्ता सर्वाधिक विस्तार 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में बाबर के वंशज औरंगजेब के समय समाप्त हुआ। यानी कि मुगल बादशाह का अंतिम वंशज यहाँ औरंगजेब को दिखाया जा रहा है। इस प्रकार हमारा राज्य बिहार के नाम से जाना जाता था। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 13वीं शताब्दी में इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने किया था। बिहार शब्द का उपयोग किसने किया था? मिनहाज ए सिराज। बिहार शब्द की उत्पत्ति कब हुई? लिखेगा। बिहार शब्द की उत्पत्ति कब हुई? बिहार शब्द की उत्पत्ति कब हुई? देखिए अभी जो मुगल में आए हैं, मुगल को पूरा पढ़ाएंगे। पहले बाद में है आपका मुगल वंश पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको इसका परिचय कराया जा रहा है। पीछे में आपका चैप्टर में मुगल वंश खुद दिया गया है, मुगल वंश पढ़ाएंगे। ये नहीं किएगा कि सिर्फ ऊपर भाग रहे हैं। ऊपर जो आपके किताब में दे वही दे रहे हैं हम, चैप्टर बाय चैप्टर। क्या लिखे आप लोग? क्वेश्चन क्या लिखा? बिहार शब्द की उत्पत्ति कब हुई? आंसर में लिखेगा 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी। क्या लिखेगा? 13वीं शताब्दी। 13वीं लिखिएगा 13वीं शताब्दी। तो बिहार शब्द का उपयोग, बिहार शब्द किसने दिया? लिखिए, बिहार शब्द किसने दिया? बिहार शब्द का प्रयोग किसने किया? बिहार शब्द का प्रयोग किसने किया? बिहार शब्द का प्रयोग किसने किया? एक बहुत बड़े, ये जो थे ना, ये बहुत बड़े इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने। किसने दिया था? मिनहाज ए सिराज। लिखेगा आंसर में मिनहाज ए सिराज। उस आंसर लिखेगा मिनहाज ए सिराज। मिनहाज ए सिराज। मिनहाज ए सिराज। बिहार शब्द का प्रयोग किसने किया था? मिनहाज ए सिराज। जो कि बहुत बड़े क्या थे? क्या हो गया? ये दिखाई नहीं दे रहा है? मिनहाज ए सिराज दिखाई नहीं? यहाँ पर इतने शुद्ध दिखाई दे रहा है क्या? ये दिखाई दे रहा है? बिहार शब्द का प्रयोग किसने किया? ये भी नहीं दिखाई दे रहा है। इतने सही दिखाई दे रहा है। चलिए लिखिए, मिटा के लिख देते हैं। देखो फिर से लिख लीजिएगा, दिखाई नहीं पड़ रहा है बच्चा लोग को बोल रहा है। बिहार
शब्द का प्रयोग किसने किया? बिहार शब्द का प्रयोग किसने किया? आंसर में लिखिएगा मिनहाज ए सिराज। मिनहाज दिखाई दे रहा है ना? हाँ। मिनहाज सिराज। बिहार शब्द का उपयोग प्रयोग किसने किया था? मिनहाज सिराज ने। मिनहाज सिराज ने। बौद्ध धर्म तकलीफ से सूत काटने से बहुत हाथ। क्या लिखे? बौद्ध यार कहाँ भाग गया? एक पन्ना आगे बढ़ जाएगा। बौद्ध विचारों की इस भूमि को अर्ज ए बिहार का। बौद्ध विचारकों ने बिहार को क्या कहा? अर्ज ए बिहार। बौद्ध व्यवहारों में क्या लिखा? हाँ बौद्ध विहारों ने इस भूमि को अर्ज ए बिहार क्या लिखेगा? बौद्ध भिक्षुकों ने। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए। बौद्ध भिक्षुकों ने बिहार को क्या कहा? 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 आंसर में लिखिएगा अर्ज ए बिहार। अर्ज ए बिहार। बौद्ध भिक्षुकों ने बिहार को क्या नाम दिया? अर्ज ए बिहार। अर्ज ए बिहार। अर्ज ए बिहार। बौद्ध भिक्षुकों ने बिहार को क्या कहा? अर्ज ए बिहार के नाम दिया। मुगल काल देखिएगा, मुगल काल की चर्चा 4 इकाई में विस्तृत है। चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। अकबर ने इसे प्रयोग प्रांत के रूप में मराठी किया। अकबर ने बिहार को एक प्रांत के रूप में गठित कर दिया। मानचित्र के प्रमुख आगे बढ़ते हैं। करीब 700 सालों के बाद 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औरंगजेब के विशाल साम्राज्य दिखता है। इसी के प्रमुख राज्य की सूची बनाएंगे। चलिए, मध्ययुगीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित था। मध्ययुगीन भारतवासियों का मध्यकाल में मध्यकाल में भारतवासियों का जीवन जो था किस पर आधारित था? कृषि पर। किस पर? कृषि पर, यानी कि खेती पर। किस पर आधारित था? खेती पर। मध्यकालीन की 17वीं शताब्दी के समय में औरंगजेब के शासनकाल में पूरे भारतवासियों और सभी के शासनकाल में बताया जितने भी आज भी हमारे मोदी जी का शासनकाल है तो क्या लोग कृषि पर आधारित नहीं का? 57% लोग भारत में 57% लोग किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। आज भी तो लोग कृषि पर आधारित है। ऐसा थोड़ा ना कि सभी जितने भी भारत में 140 करोड़ जो लोग हैं सभी का जॉब है, सभी का नौकरी है, नहीं ना। आज भी तो बहुत सारे लोग, हम लोग जो गांव में रहते हैं, हमारे गांव में 90% 100% लोग कृषि पर आधारित है। जिस गांव में हम लोग रहते हैं, इस गांव में 100 में 100% लोग कृषि पर आधारित है। मध्ययुगीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित था। कृषि के साथ साथ छोटे स्तर पर अन्य आर्थिक गतिविधियां के संकेत मिलते हैं। इसे वाणिज्य, व्यापार और शहरी जीवन की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी। इससे विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उत्पादन के क्षेत्र में आए तकनीकी परिवर्तन के फलस्वरूप नगरों विकास एवं उनकी संख्या में वृद्धि हो रही थी। लोगों के रहन सहन और विचारधारा में परिवर्तन के कारण भारत के साथ साथ पूरी दुनिया का प्रौद्योगिकी में बदलाव हो गया। आइए हम
विभिन्न क्षेत्रों के प्रौद्योगिकी में परिवर्तन पर नजर डालेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राचीन समय से ही लोग खेती करते आ रहे हैं, आय का प्रमुख साधन रहा है। पहले खेती की देखिए, हमारे भारत में आज भी आय का महत्वपूर्ण स्रोत जो है खेती है। आय का महत्वपूर्ण स्रोत भी खेती ही है। जानते हैं हमारे गांव में लोग 10 बीघा 5 बीघा खेती करते हैं। खेती करने के बाद वो खेती से उपजा कर अपनी बेटी का विवाह भी करते हैं, खेत से ही कमाकर। घर को आगे चलाते हैं ये खेत से कमाकर। और आज भी हमारा बिहार में बाढ़ आए या कुछ भी आए, तब भी वह कृषि पर ही आश्रित है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन समय से ही खेती लोग आय का प्रमुख साधन है। खेती आय का प्रमुख साधन है। पहले खेती की कोड़ाई के लिए कुदाल का इस्तेमाल किया जाता था। आज भी कुदाल का इस्तेमाल किया जाता है खेती में। खेती करने में आज भी हम लोग कुदाल का इस्तेमाल करते हैं, खुरपी का इस्तेमाल करते हैं, कचिया का इस्तेमाल करते हैं, हाँ या ना। बहुत सारी चीज का उपयोग करते हैं। अभी तो ट्रैक्टर बाद में आया ना, अभी तो ट्रैक्टर आया है ना। पहले तो हम लोग के दादाजी पापा जी क्या करते हैं, हल से ही जोतते थे। आज भी कहीं क्या करते हैं, हल से ही जोतते हैं। आय सिंचाई के लिए किन किन साधनों का इस्तेमाल किया जाता था, अपने शिक्षक से जानकारी लेते हैं। चलिए, खेत की सिंचाई हेतु जल प्राप्त करने के कई साधन थे। वर्षा के जल को भी तालाबों और कुंडों में इकट्ठा किया जाता था। तालाबों और कुंडों में, कुंडी जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इकट्ठा किया जाता था। जहां पर कुंडी यानी नदी का विशाल रूप, नदी का जैसे देखिए हम लोग के यहाँ तो नाला, नदी तो नाला का रूप ले लिया है, नदी नाला का रूप ले लिया है। वही नदी में कहीं कहीं जो कि ज्यादा गड्ढा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कुंडी। क्या बोलते हैं, कुंडी। किताब में भी कुंडी लिखा है, ठीक है। कुंडी में इकट्ठा कर सिंचाई की जाती थी। कुएं से भी सिंचाई होती थी। कुएं से पानी को बाहर निकालने के लिए तकनीक यंत्र प्रचलित थे। कुएं से पानी निकालने के लिए हम लोग राहट का उपयोग करते थे। किसका, राहट का। किसका, राहट का। कुएं से पानी को बाहर निकालने के लिए कई तकनीक यंत्र प्रचलित थे। पानी को बाहर निकालने के लिए एक अर्घट या घटी तंत्र का इस्तेमाल प्रचलित समय से होती थी। बाद में राहट का इस्तेमाल होने लगा। राहट में जंजीर लगी होती थी जो पानी को गहराई से निकालना संभव बनाती थी। वही दांतेदार पहिए इसे पशु शक्ति के उपयोग से जंजीर से खींची जाती थी। तरह तरह के उपयोग किए जाते थे। आज भी कई गांव में कहीं सिंचाई के लिए राहट का प्रयोग किया जा रहा है। प्राचीन में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में धागे की कताई के लिए केवल हाथ से चलाने वाले पहिए और तकनीकी का प्रयोग होता था। बाद में 13वीं शताब्दी के आसपास क्षेत्र में चरखे का प्रयोग हुआ। लिखेगा चरखे का उपयोग कब हुआ भारत में चरखे, भारत में चरखे का प्रयोग कब हुआ? भारत में चरखे का प्रयोग कब हुआ? भारत में चरखे का प्रयोग कब हुआ? आंसर में लिखिएगा 13वीं शताब्दी में। आंसर में लिखिएगा 13वीं शताब्दी में। आंसर में लिखिएगा 13वीं शताब्दी में। भारत में चरखे का प्रयोग कब हुआ? 13वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी के आसपास चरखे का प्रयोग होने लगा। दुनिया की काम यानी कि रुई को धुंधना, उसी को बोलते हैं दुनिया। ठीक, आगे चलिए। तकनीक से सूत काटने में बहुत समय लगता था। वही चरखे से सूत काटने में बहुत काफी समय घट गया। जैसे कि चरखे और धुनकी का प्रयोग होता गया। सूती कपड़े गुणवत्ता का उत्पादन में वृद्धि हुई। जैसे कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। लेखक के लिए लेखन के क्षेत्र में हमारे देश के लोग तार के
अधिकतर प्रयोग करते थे, परंतु मध्य युग में तुर्कों के आगमन के साथ लेखन में कागज का व्यापक उपयोग हुआ। भारत में तुर्क शासन आए। भारत में तुर्क शासक भारत में तुर्क शासक आए, तभी भारत में कागज का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ? कागज का। नहीं तो हमारे भारतवर्ष के लोग किस पर लिखते थे? ताड़ के पत्ते पर। किस पर? ताड़ के पत्ते पर। आप लोग देखे ताड़ का गाछ, बड़ा बड़ा जो पत्ता होता है, देखे है ना? वही ताड़ के पत्ते पर पुराने जमाने हमारे ऋषिगण भी क्या करते थे? अभिलेख जो लिखते थे, कोई चीज भी लिखते थे, वो ताड़ के पत्ता पर लिखते थे। जब तुर्क आए तुर्क आए तो उसने किसका प्रयोग किया? कागज का। किसका? कागज का इस्तेमाल किया। और भारत में कागज का इस्तेमाल करने का श्रेय भी किसको जाता है? तुर्क को। किसको जाता है? तुर्क को। देखिए, जैसे कि आपने कक्षा 6 में तो पढ़ा दिया ना, हाँ, परंतु मध्य युग में तुर्क के आगमन के बाद लेखन में कागज का व्यापक उपयोग हुआ। सबसे पहले कागज 100 ईस्वी के आसपास चीन में बनाया गया था। सबसे पहले कागज का उपयोग कहाँ किया गया था? लिखिए क्वेश्चन। सबसे पहले कागज का उपयोग कहाँ किया गया था? सबसे पहले कागज का उपयोग कहाँ किया गया था? सबसे पहले कागज का उपयोग कहाँ किया गया था? सबसे पहले कागज का उपयोग कहाँ किया गया था? सबसे पहले कागज का उपयोग कहाँ किया गया था? आंसर में लिखिएगा चीन में। कहाँ? चीन में। कहाँ? चीन में। 100 शताब्दी में। किसमें? 100 शताब्दी नहीं, 100 शताब्दी में क्या? 100 ईसा पूर्व, सॉरी 100 ईसा पूर्व में। किस ईसा पूर्व में? चीन में लिखेगा। चीन में। क्वेश्चन लिखे तो चीन में कागज का उपयोग। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। चीन में क्वेश्चन लिखिएगा। चीन में क्वेश्चन लिखिएगा। चीन में कागज का प्रयोग कब किया गया? चीन में कागज का प्रयोग या उपयोग लिख सकते हैं। कब हुई? आंसर लिखिएगा 100 ईसा पूर्व। कब? 100 ईस्वी में। कब में? 100 ईस्वी में। 100 ईस्वी के आसपास चीन में बनाया गया था। अपने देश में कागज का प्रयोग 13वीं शताब्दी में। लिखिएगा भारत में कागज का प्रयोग कब हुआ? भारत में कागज का प्रयोग कब हुई? आंसर में लिखिएगा 13वीं शताब्दी में। दिखाई दे रहा है कैमरा में? 13वीं शताब्दी बस दिखाई पड़ता है ना। 13वीं शताब्दी में भारत में कागज का प्रयोग कब हुआ था? 13वीं शताब्दी में भारत में कागज का प्रयोग कब हुआ था? 13वीं शताब्दी में भारत में कागज का प्रयोग कब हुआ था? 13वीं शताब्दी में। चलिए, कागज तक ही हम लोग रखते हैं। कागज तक हम लोग रखते हैं। आप लोग क्लास को देखते चले। यह क्लास लगातार आप लोग का 1 महीना यानी 30 दिन चलेगा। कितना दिन? 30 दिन में ये सभी का सभी चैप्टर आपको क्लोज कर दिया जाएगा। ये तो आज आपका पहला दिन था, तो थोड़ा सा लगता है ये 30 दिन के अंदर में पूरा इतिहास आपका
7th क्लास का खत्म हो जाएगा। 7th क्लास का खत्म होने के बाद फिर 8th क्लास का लाएंगे। 8th क्लास का खत्म होने के बाद फिर 9th क्लास का लाएंगे। 9th क्लास का खत्म होने के बाद आपका 10th क्लास चलेगा, 11th 12th सभी चलता है। तो उसके बाद सुबह 9 बजे आप लोग का मैथ का क्लास चल रहा है, वह भी लाइव। आप लोग आइए, ज्वाइन कीजिए, क्लास कीजिए। जहाँ पर समझ में नहीं आए वहाँ पर मैसेज कीजिए, मेरा नंबर भी दिया हुआ है, कॉल कीजिए। ओके, ठीक है, बाय।